दोस्तों आज हम आपको थाईलैंड की एक ऐसी मूवी बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद थिएटर में मौजूद थाईलैंड की सभी ऑडियंस रोने लगी थी। बेसिकली ये कहानी एक नानी और उसके नाती के ऊपर बेस्ड है, जो कि काफी ज्यादा फैमिली इमोशनल ड्रामा मूवी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिंगजू है, जो किसी आदमी की कब्र पर फूल चढ़ाती है। असल में वो आदमी एक अमीर था जिसे एक बड़े से प्लॉट में दफनाया गया था, और वो ओल्ड लेडी यानी कि मिंगजू भी यही चाहती है कि जब वो मर जाए तो उसकी बॉडी भी ऐसे ही बड़े से प्लॉट में दफनाई जाए। लेकिन उस ओल्ड लेडी की फैमिली इतनी अमीर नहीं होती कि वो ऐसी जगह प्लॉट खरीद सके, क्योंकि इतने बड़े प्लॉट को खरीदने के लिए मिलियंस लगते हैं। उस ओल्ड लेडी की फैमिली में उसके 2 लड़के और एक बड़ी बेटी होती है, साथ ही उसका एक नाती भी है जिसका नाम एम है। आज ये लोग अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देने आए हैं, लेकिन एम का सारा ध्यान वीडियो गेम्स खेलने पर होता है। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था और ना ही अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता है। जब एम की माँ उसे टोकती है तो वो बोलता है कि मॉम, मैं कम से कम आप लोगों के साथ आया तो हूँ। अंकल कैन की फैमिली तो आज भी नहीं आई। फिर कैन अपनी वाइफ और बेटी से वीडियो कॉल पर बात करता है, जिसके बाद नानी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि साल में एक बार तो यहाँ आना होता है, उस दिन भी तुमसे आया नहीं जाता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और एम को फ्लावर पेटल्स देते हुए कहती है कि ये लो बेटा, अपने बुजुर्गों की कब्र पर इन फूलों को डाल दो। एम बेमन से उन फूलों को वही फेंक देता है। मिंगजू उसको टोकते हुए कहती है कि तुम लोगों से कोई काम ढंग से नहीं होता। ऐसा कहते हुए वो खुद ही फूलों को डालने लगती है। वही एम दोबारा से गेम खेलने लग जाता है, लेकिन उसकी दादी डिसबैलेंस होकर गिर जाती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन हॉस्पिटल में उनकी देखभाल करने के लिए उनका बेटा नहीं रुकता, बल्कि उनकी बेटी को ही रहना पड़ता है। वही अगले सीन में एम को दिखाया जाता है, जो अब भी अपने गेम में व्यस्त है। जब उसकी माँ घर आती है तो वो अपनी माँ की ओर चेयर करते हुए कहता है कि माँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप काफी थक गई होंगी। फिर वो बातों ही बातों में उनसे पूछता है कि क्या आपने मेरा मैसेज पढ़ा। फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया, तुम्हें एक नया कंप्यूटर चाहिए और उसे खरीदने के लिए तुम्हें मेरी कार की डिटेल्स की नीड है। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि एक बात बताओ, जब तुमने गेमर बनने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, उस दौरान तुमने मुझसे कहा था कि माँ, जिस दिन मैं अच्छा गेमर बन जाऊंगा तो मैं ट्रक भर भर कर पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से अपना अपार्टमेंट लूंगा, साथ ही तुम्हें भी घर खर्च के लिए पैसे दूंगा। तो कहाँ है तुम्हारे वो पैसे, क्या हुआ उन पैसों का। जिसके बाद एम कहता है कि हाँ मॉम, मुझे सारी बातें याद है, लेकिन आप मेरे जख्मों पर नमक मत डालिए। ऐसा बोलकर वो दोबारा गेम खेलने चला जाता है। वही एम की माँ आगे बोलती है कि सुनो, डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी ग्रैंडमा के पेट में कुछ दिनों से दर्द था और काफी चेकअप करने के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है और वो सिर्फ 1 साल की ही मेहमान है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जब तक इस दुनिया में है तब तक हर रोज तुम उनके पास जाओ, उनका हाल चाल लेने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। वो आगे बोलती है कि याद रहे, उन्हें कैंसर के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अपने आखिरी वक्त टेंशन में गुजार दे। मैं चाहती हूँ कि वो खुशी से अपनी लाइफ जिए। वही जब एम को पता चलता है कि उसकी नानी को कैंसर है तो उसका कोई खास रिएक्शन नहीं आता, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि मॉम, मुझे वहाँ जाने के लिए बस पैसे चाहिए, आप वो दे दोगे तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। वो आगे कहता है कि माँ, आपको तो पता है आजकल टाइम ही मनी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एम अपनी नानी से मिलने उनके घर जाता है, लेकिन अचानक से एम को अपने घर पे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एम उनसे मिलने भी आ सकता है। इसलिए वो एम से पूछती है कि आजकल तुम लोग मुझसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही आ रहे हो, कभी तुम्हारी माँ आती है और आज तुम आ गए, क्या बात है जो तुम लोग इतने चक्कर लगा रहे हो। तो एम कहता है, आप ये कैसी बात कर रही हो, हम एक फैमिली है, अगर हम ही अपनी नानी का ख्याल नहीं रखेंगे, उनसे मिलने नहीं आएंगे तो कौन मिलने आएगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं आपके लिए नूडल्स लाया हूँ, इसलिए आप यहाँ बैठिए और नूडल्स खाइए। लेकिन नानी बोलती है कि मुझे नूडल्स अच्छे नहीं लगते। जिसके बाद एम बोलता है कि तो फिर आप ही बताइए आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए वही चीज लेकर आऊंगा। जिसके बाद नानी बोलती है कि पास ही में एक मार्केट है और वहाँ एक शॉप है, तुम वहाँ से मेरे लिए फिश फ्राई लेकर आओ। जिसके बाद एम मार्केट के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो उस शॉप पर पहुँचता है तो वहाँ बहुत लंबी लाइन को देखकर किसी और दुकान से फिश फ्राई खरीद लेता है और घर ले आता है। लेकिन जब नानी उस फिश फ्राई को देखती है तो वो पहचान लेती है कि ये फिश फ्राई उस दुकान की नहीं है जिससे उन्होंने लाने के लिए कहा था। जिसके बाद वो बोलती है कि ये उस दुकान से नहीं है जिस दुकान से मैंने लाने के लिए कहा था, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ऑयल है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। जिसके बाद एम दोबारा मार्केट जाता है और उसी शॉप की लाइन में लग जाता है और फाइनली जब उसका नंबर आता है तो वो फिश फ्राई खरीद कर घर ले आता है। लेकिन घर आकर वो देखता है कि नानी पहले वाले फिश फ्राई को ही खा गई थी। जिस पर चिढ़ते हुए एम कहता है कि अगर तुम्हें वही खाना था तो मुझे वापस क्यों जाने दिया। इसके बाद नानी अपने काम में लग जाती है, लेकिन एम अपनी नानी की मदद करना चाहता है, इसलिए वो उनसे कहता है कि उसे भी कोई काम बताए। जिसके बाद वो एम को एक काम बताते हुए कहती है कि उनके गॉड के लिए पानी को उबाल कर दे दो। जिसके बाद एम उन्हें पानी उबाल कर दे देता है, लेकिन नानी बोलती है कि कुकर की सीटी की आवाज तो नहीं आई थी, तुमने इस पानी को किसमें उबाला है। तो एम बताता है कि उसने इस पानी को किसी कुकर में नहीं उबाला, बल्कि उसने तो इसे माइक्रोवेव में गर्म किया है। ये सुनकर नानी को एम पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एम से कहती है कि हर काम को करने का एक सलीका होता है, अगर तुम किसी काम को नहीं कर सकते तो उसे करने से पहले ही मना कर दो, कम से कम सामने वाले इंसान का समय बर्बाद नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद वो एम को घर से बाहर निकाल देती है और उससे कहती है कि दोबारा यहाँ मत आना। लेकिन एम कहता है
कि अगली बार से वो पानी को कुकर में बॉयल करके ही देगा। लेकिन नानी बोलती है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। इसके बाद एम उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने दोस्त के घर आ जाता है। उसकी दोस्त का नाम मुई है, जो कि ओनली फैन पर काम करती है। एम उससे कहता है कि वो अपनी नानी का अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन उसकी नानी फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गया है। इसके बाद एम उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि वो अपनी नानी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है, ताकि जब उसकी नानी मर जाए तो उनकी सारी जमीन जायदाद उसके नाम हो जाए। फिर मूवी उससे कहती है कि क्या तुम्हारी नानी की बॉडी से स्मेल आती है, तो एम कहता है कि हाँ, मेरी नानी के शरीर से अजीब सी स्मेल आती है। तो फिर मूवी रहती है कि तुम अपनी नानी के पास इतना ज्यादा समय स्पेंड करो ताकि तुम्हें उनकी बॉडी की स्मेल की आदत हो जाए और तुम्हें कोई स्मेल ही महसूस ना हो पाए, और जिस दिन ऐसा होगा समझ जाना तुमने अपनी दादी का ट्रस्ट हासिल कर लिया है। इसके बाद एम सीधा उस मॉल में जाता है जहाँ उसकी मॉम काम करती है। वो अपनी माँ से कहता है कि मॉम, मैं अब कुछ दिन तक नानी के साथ ही रहूंगा और उनका ध्यान रखूंगा। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी नानी का ध्यान अच्छे से रखना और याद रहे उन्हें कैंसर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद वो मेंगजू यानी कि नानी के घर की डुप्लीकेट चाबी एम को दे देती है और उस चाबी का यूज करके एम अपनी नानी के घर में घुस जाता है। नानी उसे देखकर शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलने के लिए बार बार क्यों आ रहे हो? मुझे तो अब शक हो रहा है कि कहीं मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। जिसके बाद एम नानी को बताता है कि उन्हें कैंसर है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसकी मॉम और अंकल नहीं चाहते थे कि आपको कैंसर के बारे में पता चले, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 साल का ही समय है। इसके बाद एम कहता है कि डॉक्टर तो अपने आप को भगवान समझते हैं, वो बस बोल देते हैं कि इस इंसान के पास इतना समय है, जबकि सच्चाई तो अलग ही है। फिर वो अपनी नानी को एक आंटी के बारे में बताता है और कहता है कि नानी, आपको एमा आंटी याद है, जिन्हें डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दिया था और कहा था कि 6 महीने बाद वो मर जाएंगी। लेकिन इस बात को अब पूरे 10 साल हो चुके हैं और वो अभी भी सही सलामत है और मजे से अपनी लाइफ जी रही है। इसके बाद वो नानी से कहता है कि अब जो भी हो, मैं कुछ पल आपके साथ बिताना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने अपने बच्चों का ध्यान रखा था, उसी तरह मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। कैंसर की बात सुनने के बाद नानी का कोई खास रिएक्शन नहीं आता और वो नॉर्मली बिहेव करती है। फिर वो एम की बात मान लेती है और उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह के 5 बज चुके हैं और अलार्म क्लॉक बजती है, लेकिन एम जागता नहीं है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि काफी उजाला हो चुका है और उसकी नानी भी घर पर मौजूद नहीं है। दरअसल मेंगजू यानी कि नानी रेलवे स्टेशन पर कांजी नाम की एक डिश को सेल करती है और काफी लोग उनकी इस डिश के दीवाने हैं। इसके बाद एम भागते हुए रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ अपनी नानी को काम करते हुए देखता है। फिर वो अपनी नानी से बोलता है कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इसके बाद नानी कहती है कि मैं क्या कोई अलार्म क्लॉक हूँ जो तुम्हें जगाऊंगी? फिर वो एम को इग्नोर करते हुए अपने काम में वापस लग जाती है और एम भी उनकी हेल्प करने लगता है। काम खत्म होने के बाद नानी अपनी एक दोस्त से मिलने जाती है और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे कैंसर हो चुका है। असल में नानी की दोस्त को भी कैंसर है और नानी की दोस्त कहती है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास नाती तो है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है जो मेरा ख्याल रख सके, इसलिए मुझे तो अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। अब ये सब बातें करने के बाद नानी एम के साथ बैंक में जाती है और अपनी सेविंग को जमा करने लगती है, लेकिन एम उनकी बैंक डिटेल ना देख सके, इसलिए वो एम को बाहर खड़ा रहने के लिए कहती है। जिस पर एम चिढ़ते हुए कहता है कि नानी, आपको क्या मैं चोर दिखता हूँ जो आपके पैसे चुरा लेगा? ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है। अब अगली सुबह जब एम उठता है तो वो देखता है उसकी मॉम आई हुई है और नानी ने काफी फैंसी से कपड़े पहन रखे हैं। जिसके बाद एम को समझ नहीं आता कि इतनी सुबह सुबह नानी कहाँ जा रही है। तभी एम की मॉम उसे बताती है कि हर संडे फैमिली के सभी मेंबर एक गेट टुगेदर करते हैं और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। बस तुम ही नहीं आते थे, लेकिन हर संडे बाकी के फैमिली मेंबर्स नानी से मिलने आते हैं। ये सुनकर एम को थोड़ा दुख होता है। इसके कुछ ही देर बाद नानी से मिलने के लिए उनका बेटा यानी कि अंकल कैन और उनकी फैमिली नानी से मिलने आ जाती है और सभी लोग पूरा संडे साथ में बिताते हैं। जिसके बाद वो लोग मेंगजू से उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं तो नानी कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे कैंसर है, इसलिए तुम लोग घुमा फिरा कर मेरी तबीयत जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि एम ने सब बता दिया है। ये सुनकर सभी लोग एम को गुस्से से देखने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नानी को इस बारे में पता चले और वो बिना वजह की टेंशन लेकर अपनी हेल्थ को और ज्यादा खराब कर ले। जिसके बाद एम कहता है कि नानी को अपनी हेल्थ जानने का पूरा अधिकार है। हम कौन होते हैं उनसे उनके बारे में कुछ भी छुपाने वाले, इसलिए मैंने उन्हें उनकी बीमारी के बारे में सच बता दिया। जिसके बाद वो सभी लोग नानी से कहने लगते हैं कि मॉम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके बाद सभी लोग अपना रूटीन चेंज कर लेते हैं ताकि वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कर सके और उनका ध्यान रख सके। एम की मॉम मॉल में अपनी ड्यूटी को नाइट शिफ्ट में चेंज करवा लेती है ताकि वो सारा दिन अपनी माँ के साथ रह सके और उन्हें कीमोथेरेपी के लिए लेकर जा पाए। इसके बाद एम कहता है कि मॉम, क्या आप इसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रही है? तो उसकी माँ कहती है, तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? भला अपनी माँ से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी? वो मेरी माँ है और उनका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है और ऐसी हालत में उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज भी है। इसके बाद वो लोग नानी को स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज करवाते हैं। ये सब देखकर नानी कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, तुम अपना काम छोड़कर यहाँ मेरा ध्यान रख रही हो। इसके बाद एम कहता है कि नानी, ऐसा नहीं है,
क्योंकि मॉम ने अपनी जॉब को नाइट शिफ्ट में करवा लिया है। ये सुनते ही नानी समझ जाती है कि उनकी बेटी कितनी मेहनत कर रही है। वो रात को काम करने के बाद भी बिना अपनी नींद को पूरा किए अगले दिन उनसे मिलने आई है। इसलिए वो गुस्सा करते हुए कहती है कि देखो बेटा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम अपना काम छोड़कर मेरा ध्यान रखने आ गई, इसलिए कल से तुम टाइम पर अपने काम पर जाओ और अपनी सेहत का ध्यान रखो। तुम मेरी चिंता मत करो। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी कहा सुनी होती है। इसके बाद एम अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि मॉम प्लीज लड़ना बंद कीजिए। अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो इससे नानी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, आप आराम कीजिए। नानी का ध्यान मैं रख लूंगा और इन्हें कीमोथेरेपी के लिए मैं खुद लेकर चला जाऊंगा। इसके बाद एम की मॉम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एम नानी को अपनी दोस्त मुई से मिलवाता है। फिर मुई अपनी कार में बिठाकर नानी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। सभी चेकअप होने के बाद वो लोग वापस घर आ जाते हैं। इसके बाद एम नानी को सीढ़ियाँ चढ़ाने में उनकी मदद करता है, क्योंकि नानी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर होता है। वहाँ जाने पर नानी एम को बताती है कि तुम्हें याद है बचपन में तुम मेरे और अपने नाना के बीच में सोते थे, क्योंकि तुम्हें रात को डर लगता था। इसके बाद एम कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। इसके बाद वो नीचे सोने के लिए चला जाता है। वही कुछ देर बाद नानी नीचे प्रे करने के लिए आ जाती है, क्योंकि उन्हें सपने में उनके माता पिता दिखाई दिए थे जो कि उन्हें लेने के लिए आए थे। अब नानी को देखकर एम डर जाता है। फिर नानी कहती है कि बेटा मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी, लेकिन एम उन्हें समझाता है। फिर एम उन्हें अपने पास ही लिटा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नानी दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़े। अगले दिन नानी को काफी तेज बुखार आया होता है, जिस वजह से वो कांजी बेचने के लिए स्टेशन पर भी नहीं जा पाती। जब एम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नानी आज घर पर ही है। फिर नानी कांजी बेचने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन एम उन्हें समझाता है कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। फिर वो नानी को कुछ गर्म कपड़े देता है और उनसे बोलता है कि तुम कपड़े बदल लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। लेकिन नानी अपने सारे कपड़े उतार कर बोलती है कि तुम ही मेरे कपड़े बदल दो। इसके बाद एम को शर्म आती है तो वो अपना मुंह घुमा लेता है और अच्छे से नानी को साफ करके उनके कपड़े बदल देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एम मुई से मिलने जाता है और उसे बताता है कि अब उसे नानी की बॉडी से कोई स्मेल नहीं आती। इसका मतलब ये है कि अब उसने नानी का ट्रस्ट जीत लिया है। इसके बाद मुई एम से पूछती है कि अच्छा ये बताओ, नानी सबसे ज्यादा किसको प्यार करती है और नानी की लिस्ट में तुम कितने नंबर पर आते हो? फिर एम कहता है कि पहले नंबर पर वो अपने सबसे बड़े बेटे अंकल कैन से प्यार करती है, फिर अपने छोटे बेटे अंकल लियोन से, और तीसरे नंबर पर अब वो आता है, क्योंकि अब उसने अपनी माँ की जगह ले ली है। फिर मुई कहती है कि तीसरे नंबर वाले को कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर एम उदास हो जाता है, इसलिए एम ये बातें सुनकर नानी को उनके बड़े बेटे कैन के घर लेकर जाता है, जो कि उन लोगों के मुताबिक थोड़ा रिच होता है। वो कहता है कि मॉम क्या पड़ा है उस पुराने घर में, आप यही हमारे पास रहिए, हम आपका सही से ख्याल रखेंगे और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। ये सुनने के बाद एम को लगने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर नानी के मरने के बाद उसे कोई चीज नहीं मिलेगी। इसलिए वो बीच में ही बोल पड़ता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नानी की कीमोथेरेपी के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और यहाँ से वो हॉस्पिटल काफी दूर पड़ेगा और नानी अपना काम भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कॉस्ट्यूमर उनके हाथ की कांजी खाने के लिए उनका बड़ा इंतजार करते हैं। अब एम की ये बातें सुनने के बाद कैन को एम के इरादे समझ आ जाते हैं, इसलिए वो एम को पैसे देता है, लेकिन एम मना कर देता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। वो बोलता है कि वो सच में नानी की देखभाल करना चाहता है। फिर कैन कहता है कि माँ की देखभाल करने की जिम्मेदारी तो उनके बच्चों की है, तो हम उनका ध्यान रख लेंगे। लेकिन एम बोलता है कि मैं भी तो उनका ही बच्चा हूँ और मैं सच में नानी का ध्यान रखना चाहता हूँ। इसके बाद कैन दिखावे के लिए अपनी माँ को पुराने दिनों के तरह मंदिर लेकर जाता है। सभी आगे चले जाते हैं, लेकिन एम उनकी स्लीपर उतारता है। फिर वो नानी के लिए उनकी विश एक पेपर पर लिखता है। इसमें वो कहती है कि हे भगवान, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें सेहत भरी जिंदगी देना, उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो और मेरे नाती को भी अच्छी जॉब मिल जाए। इसके बाद वो उस पेपर को उसी जगह लगाने जाती है जहाँ पहले से ही कैन और उसके बीबी बच्चों ने अपनी अपनी विश चिपका के रखी थी। उनमें से किसी ने भी नानी के लिए कोई विश नहीं मांगी थी। ये देखकर नानी को बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन वो अपना दिल रखने के लिए बोलती है कि अब मेरे बच्चों का एक अलग परिवार है और उन्हें अपने परिवार के लिए विश मांगने का अधिकार है। लेकिन एम कहता है कि नानी, आप भी तो उन्हीं का परिवार हो, फिर उन्होंने आपके लिए विश क्यों नहीं मांगी? अगर वो आपको भी अपनी फैमिली का मेंबर समझते तो वो आपकी हेल्थ के लिए कोई विश जरूर मांगते। ये सुनने के बाद नानी खामोश हो जाती है। फिर वो कैन के साथ न रहने का फैसला करती है। अब कीमोथेरेपी की वजह से धीरे धीरे करके नानी के बाल झड़ने लगे थे और वो गंजी होने लगी थी, लेकिन एम उनका ध्यान रखना है और उन्हें हमेशा मोटिवेट करता रहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नानी अपने उस बॉक्स को चेक करती है जिसमें वो पैसे जमा करती थी, लेकिन उसमें उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। फिर एम डर जाता है और कहता है कि नानी, मैंने पैसे नहीं लिए। अब अच्छी बात यह होती है कि एम अपने पुराने फोन को एक सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज करता है ताकि नानी की हेल्थ के बारे में उसे पता चलता रहे। फिर जब वो अपने उस फोन को चेक करता है तो पता चलता है कि नानी के पैसे उनके छोटे बेटे ने चुराए हैं। इसके बाद एम उनके पास जाता है और उन्हें खूब सुनाते हुए कहता है कि अगर तुम नानी की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें कोई तकलीफ तो मत दीजिए। वहीं दूसरी तरफ नानी के पास एक आदमी आता है और वो अपना फोन दिखाते हुए नानी से कहता है कि एम ने इस घर को बेचने के लिए ऑनलाइन पोस्ट किया हुआ है और मुझे ये घर पसंद आ गया है, इसलिए मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन नानी कहती है कि जरूर किसी ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया है, क्योंकि
क्योंकि ये घर मेरा है और मैं इसे बेचना नहीं चाहती, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब एम घर आता है तो नानी उस पर गुस्सा होने की बजाय उसे गिफ्ट में एक व्हाइट शर्ट देती है और कहती है कि अगली कीमोथेरेपी के बाद तुम्हें मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद एम कहता है कि मुझे कौन काम देगा। फिर नानी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम्हें याद है बचपन में तुम हमेशा फर्स्ट आते थे, क्योंकि तुम जो भी चीज ठान लेते थे उसे पाकर ही मानते थे, इसलिए काम ढूंढना भी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। अब नानी की बातों से मोटिवेट होने के बाद एम काम करने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन वो नानी के साथ उनके बड़े भाई के आलिशान घर में जाता है, जहाँ नानी अपने भाई से कहती है कि मैं खुद के लिए एक बड़ा सा प्लॉट लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मिलियन यौन दे। जिस पर उनका भाई कोई जवाब नहीं देता। फिर नानी कहती है कि तुमने हमारे पेरेंट्स का घर बेचा होगा, जिससे तुम्हें कई मिलियंस मिले होंगे। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पर अब मुझे पैसे चाहिए। इतना सब सुनने के बाद भी उनका भाई पैसे देने से मना कर देता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये देखकर एम को काफी बुरा लगता है। फिर वो नानी से पूछता है कि नानी आपको बड़ा प्लॉट क्यों चाहिए। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरूं तो मुझे किसी बड़े प्लॉट में दफनाया जाए, इससे मेरे बच्चों को और तरक्की मिलेगी और वो हमेशा भरे फुले रहेंगे। इस पर एम कहता है कि आपके पेरेंट्स को तो छोटी सी जगह पर दफनाया गया था, फिर भी आपके बड़े भाई इतने अमीर है। वो कहता है कि नानी ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसको उसका उतना ही अच्छा फल मिलता है। लेकिन नानी उसे डांटते हुए कहती है कि एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरी कब्र को अच्छे से नहीं सजाया और उस पर अच्छे से फूल नहीं डाले तो मैं भूत बनकर तुम्हें डराऊंगी। इस पर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन नानी को फिर से कीमो के लिए लेकर जाते हैं और आज कीमोथेरेपी का रिजल्ट भी आने वाला है। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उनका घर पर रहकर ध्यान रखा जाए। ये सुनने के बाद एम की माँ रोने लगती है, लेकिन एम अपनी नानी के पास जाता है और उनसे कहता है कि नानी डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो और अब से तुम्हें कीमोथेरेपी की कोई जरूरत नहीं है। नानी उसकी बातें सुनकर समझ जाती है कि अब उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन नानी अंदर से काफी स्ट्रांग थी। वो अपने आखिरी दिनों को हंसी खुशी बिताना चाहती है, लेकिन उनकी बीमारी ने उनका साथ नहीं दिया। अब उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। उनकी हिम्मत भी अब टूट जाती है। वो समझ जाती है कि अब उन्हें इस दुनिया से जाना ही होगा, इसलिए अब वो बस मरने की दुआ करती रहती है। अब एक दिन उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहीं सभी लोगों को पता चलता है कि नानी ने अपना घर अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया है। ये सुनने के बाद एम को काफी गुस्सा आता है। फिर वो अपनी नानी से बोलता है कि क्या मैंने आपकी अच्छे से देखभाल नहीं की थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे लगता था कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। फिर नानी रोते हुए कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद एम गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन घर जाने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे नानी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसे नानी की हेल्थ की फिक्र होने लगती है। वो उन्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए वापस चला जाता है। फिर वो नानी से अच्छे से बात करता है। इसके बाद कैन भी अपनी माँ से मिलने के लिए आता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है क्योंकि अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। इसके बाद कैन अपनी माँ के लिए चाइनीज में एक सॉन्ग गाता है, लेकिन एम को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा से ही थाईलैंड में रहा है और उसे थाई लैंग्वेज ही आती है। लेकिन वो अपनी नानी के लिए चाइनीज सॉन्ग सीखता है और उन्हें सुनाता भी है। और कुछ टाइम में बाद नानी मर जाती है, जिसके बाद उनका फ्यूनरल किया जाता है। लेकिन तभी नानी के फोन पर एक कॉल आती है, जिसमें एक आदमी बोलता है कि आपका डिपॉजिट पेंडिंग है। पता करने पर एम को एक पासबुक मिलती है जो कि उसके नाम पर थी और नानी वो पैसे एम के अकाउंट में ही जमा कर रही थी। इसके बाद एम को एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें वो अपनी नानी के साथ स्कूल जाता है और उसकी नानी उससे कहती है कि वो उसके लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करेगी और जब तक वो जिंदा रहेगी उसमें पैसे जमा करती रहेगी। वही एम अपनी नानी से कहता है कि मैं उन पैसों से आपके लिए एक घर खरीदूंगा क्योंकि आपका घर पुराना हो गया है। इसके बाद वो रियलिटी में आता है और अपनी नानी को याद करके रोने लगता है। फिर वो बैंक जाता है और सारे पैसे निकाल कर उस अकाउंट को बंद करवा देता है। फिर वो उन पैसों से अपनी नानी के लिए एक बड़ा सा प्लॉट खरीदता है और उन्हें वहाँ दफनाता है। सभी लोग नानी की कब्र के पास होते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।